नमस्कार, मैं डॉक्टर नवनीत सांगवान। बीकॉम पार्ट 1 EFM पेपर सेकंड इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है, उसमें हम लोग डिफरेंट या रिसेंट इकोनॉमिक ट्रेंड्स इन इंडिया के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उसी की कंटिन्यूटी में आज कुछ और ट्रेंड्स और एक टॉपिक जो रीजंस फॉर स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ और स्लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया उनके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसमें सबसे पहला अपना आता है एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट। उसके क्या ट्रेंड्स हैं वो आपके प्लान वाइज यहाँ पे फर्स्ट 5 इयर्स प्लान, सेकंड 5 इयर्स प्लान और लास्ट फिर उसके बाद में रिसेंट जो डेटा है उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये आपका जितने भी डेटा है वो परसेंटेज में है जो शुद्ध राष्ट्रीय आय के हैं, जिसमें फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो इंडिया का था वो 1951 से 56 का था। उसमें NNI नेट नेशनल इनकम शुद्ध राष्ट्रीय आय है वो 4.6% की रेट से ग्रो कर रही थी। तो ये सारी ग्रोथ रेट्स हैं 4.6% के हिसाब से। फिर PCNNI पर कैपिटा नेट नेशनल इनकम प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय है वो उस टाइम ग्रोथ कर रही थी 2.7% के हिसाब से। फिर सेकंड प्लान में आते हैं, वो सेकंड प्लान था 1956 से 1961 तक का। उसमें NNI 4.1% से ग्रो कर रहा था, यानी पिछले प्लान के कंपैरिजन में देखा जाए तो यहाँ पे हल्का सा डिक्रीज आपको देखने को मिलता है। फिर ऐसे ही आपका PCNNI पर कैपिटा नेट नेशनल इनकम है वो भी 2.7% से डिक्रीज होकर 2.1% रह गया था। फिर जो 11th 5 ईयर प्लान है जो 2007 से 12 तक का था, उसमें इंडिया की NNI ग्रोथ रेट 7.5% रही थी। प्लान वाइज देखा जाए तो एक टाइप से ये हाईएस्ट में आती है। जैसे इसके बाद में 12th 5 ईयर्स प्लान है, उसमें भी अच्छी ग्रोथ रेट रही थी, लेकिन ये भी अच्छी ग्रोथ रेट देखने को मिलती है 7.5%। और ऐसे ही पर कैपिटा नेट नेशनल इनकम है वो 6.0% से ग्रो कर रही थी। रिसेंट या लास्ट ईयर का जो इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जारी करता है वो 2019-20 का इंडिया की जो नेट नेशनल इनकम की ग्रोथ रेट है वो डिक्रीज होकर के 5% रह जाती है। और ऐसे ही पर कैपिटा नेट नेशनल इनकम है वो डिक्रीज होकर 4.3% रह जाती है। यानी प्रति व्यक्ति आय में भी कमी आई है और कुल राष्ट्रीय जो आय है उसमें भी कमी देखने को मिलती है। फिर इसके बाद में एक टेबल है जो आपके सेविंग और कैपिटल फॉर्मेशन के डेटा को यहाँ पे शो करती है, यानी बचत और पूंजी निर्माण की दर कब कितनी रही। यहाँ पे बेस ईयर है वो 2011-12 का होता है, तो उसी का कंपैरिजन लास्ट ईयर के साथ में करा जाएगा। और ये जो डेटा आपको गिवन है वो एक तो करंट प्राइस पे है, यानी जो वर्तमान मूल्य होता है उस पे, और दूसरा परसेंटेज ऑफ GDP है, सकल घरेलू उत्पाद है, उसके प्रतिशत के रूप में आपको दिखाए जा रहे हैं। अब इसमें पहला जो पार्ट यहां तक का आता है वो है GDS ग्रोस डोमेस्टिक सेविंग्स का, सकल घरेलू बचत की दर कब कितनी रही। इसमें देखा जाए 2011-12 में जो 3 सेक्टर यहाँ लिए हैं, एक हाउस होल्ड सेक्टर लिया, एक प्राइवेट कॉरपोरेट सेक्टर को लिया है और एक पब्लिक सेक्टर को लिया है। जो हाउस होल्ड या आपका गृह क्षेत्र होता है वो 2011-12 में सेविंग रेट है वो 23.6% थी, यानी बचत दर है वो 23.6% के रूप में थी, जो 2019-20 में डिक्रीज होकर 17.19% रह जाती है। हालांकि ये बड़ी किसी भी इकोनॉमी के लिए बड़ी टेंशन वाली बात होती है कि आपकी सेविंग्स हैं वो डिक्रीज हो रही है। इट मीन्स आपका कैपिटल फॉर्मेशन है वो भी डिक्रीज होगा और इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भी डिक्रीज होते हैं। तो यहाँ पे हाउस होल्ड सेक्टर की सेविंग्स हैं वो डिक्रीज होती हुई आपको क्लियर दिख रही है। फिर प्राइवेट सेक्टर की बात की जाए तो वो 2011-12 में 9.5% था। हालांकि इसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है 11.62% की, यानी यहाँ पे सेविंग रेट्स हैं प्राइवेट सेक्टर की वो इंक्रीज हो रही है। ऐसे ही आपका पब्लिक सेक्टर है वो 2011-12 में सेविंग है वो 1.5% करता था, जो अब एक टाइप से थोड़ा सा इंक्रीमेंट इसमें देखने को मिलता है 1.705, यानी 1.5 से 1.705 यहाँ पे इंक्रीमेंट मिल रहा है। बट ओवरऑल जो डेटा है वो कुछ अच्छे नहीं माने जा सकते। रीजन बीइंग 11-12 में 34.6% जो आपकी सेविंग रेट थी वो अब डिक्रीज होकर 19-20 में 30.51% रह जाती है।
यानी ओवरऑल सेविंग्स है वो हाउस होल्ड सेक्टर की वजह से डिक्रीज हो रही है, बाकी दोनों में इंक्रीमेंट के साइन देखने को मिलते हैं, बट टोटल में ऑलमोस्ट 4% का डिक्रीज आपको देखने को मिल रहा है। फिर उसके बाद में ये यहाँ पे कैपिटल जो करंट प्राइस पे कैपिटल फॉर्मेशन है, स्थिर पूंजी निर्माण दर है, वो देख सकते हैं आप लोग। इसमें हाउस होल्ड सेक्टर को इंक्लूड नहीं करा जाता है, इसे प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दो पार्ट में डिवाइड करा गया है। जो 2011-12 में 7.3% से पूंजी निर्माण कर रहा था पब्लिक सेक्टर, वो अब डिक्रीज होकर 7.16% रह जाता है। हालांकि यहाँ पे माइनर सा डिक्रीज आपको देखने को मिलता है। और जितनी भी ग्रोइंग यानी डेवलपिंग कंट्रीज हैं और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उसमें सेविंग रेट ज़्यादा होना बेटर माना जाता है और कैपिटल फॉर्मेशन रेट ज़्यादा होना भी कंपलसरी होता है। हालांकि इंडियन इकोनॉमी में थोड़ा सा यहाँ पे डिक्लाइनिंग साइन है वो देखने को मिल रहा है। फिर प्राइवेट सेक्टर की बात की जाए तो यहाँ पे अच्छी खासी कैपिटल फॉर्मेशन 2011-12 में होती थी 27%, जो 2019-20 में डिक्रीज होकर 21.49% रह गई है। यानी सेविंग्स है वो भी डिक्रीज हो रही है, प्लस आपके कैपिटल फॉर्मेशन रेट है वो भी डिक्रीज देखने को मिल रही है। अब ओवरऑल डेटा देखें, 2011-12 में 34.3% कैपिटल फॉर्मेशन रेट थी, जो 2019-20 में डिक्रीज होकर 28.65% रह गई है। कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा तो उस केस में इन्वेस्टमेंट कम जाएगा, इन्वेस्टमेंट कम जाएगा तो उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली इंडस्ट्रीज पे आता है, यानी इंडस्ट्रीज के पास में कम पैसा पहुंचता है और उतनी ही प्रोडक्टिविटी कम होती है, एम्प्लॉयमेंट भी कम होते हैं। इसीलिए किसी भी डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी या कंट्री होती है उसके लिए सेविंग रेट और कैपिटल फॉर्मेशन रेट दोनों हायर होना रिक्वायर्ड होता है। हालांकि ये एक्चुअल डेटा है, इसमें हम लोग इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। फिर एक छोटा सा टॉपिक इस चैप्टर का जो एंड होने वाला है वो आपके कॉजेज ऑफ स्लो ग्रोथ इन नेशनल इनकम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, यानी भारत में राष्ट्रीय आय की धीमी वृद्धि के क्या कारण रहे हैं। तो उसमें 4-5 मेन रीजंस है, जिसमें पहला आता है अनसर्टेनिटी इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, कृषि उत्पादन में अनिश्चितता। यह हम सभी लोग जानते हैं कि इंडिया का मोर देन 50% कल्टीवेटेड लैंड है, जो कृषि जोत होते हैं वो आपका उसमें किसी भी टाइप का एक सिंचाई की यानी कोई सुविधा आपको नहीं देखने को मिलती है। जब आपके पास में ये सारी फैसिलिटी नहीं होती है तो आपकी एग्रीकल्चर है वो कम्प्लीटली मॉनसून पे डिपेंड करती है, और मॉनसून अच्छा आ जाता है तो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाता है, मॉनसून बेकार रहता है तो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो जाता है। सिमिलरली जो दूसरी नेचुरल क्लैमिटीज होती हैं जैसे फ्लड का आना हो गया, ड्राफ्ट का हो गया, ये सारी सिचुएशन है वो भी आपके एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को डिस्टर्ब करते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी आपको देखने को मिलती है, चाहे आप ईयर वाइज डेटा कंपेयर करके देख लें तो वो आपके। और दूसरी बड़ी बात, ऑलमोस्ट 14 to 18% इंडियन जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन आता है वो एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ का आता है, और एम्प्लॉयमेंट में 42 to 48% एम्प्लॉयमेंट है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है। तो इंडियन इकोनॉमी के लिए एक बड़ी टेंशन वाली बात होती है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कम होना। फिर सेकंड आता है लो प्रोडक्टिविटी, निम्न उत्पादकता। ये प्रोडक्टिविटी है वो एवरी एस्पेक्ट में यहाँ पे काउंट होती है, यानी आपके जो स्मॉल स्केल, मीडियम, टीनी, कोटेज, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनकी प्रोडक्टिविटी यहाँ पे लो बताई जाती है, यानी कम मानी जाती है। अब आप लेटेस्ट टेक्निक्स आपके पास में नहीं है, लेटेस्ट मशीनरीज आपके पास में नहीं है, अप्रोप्रिएट कैपिटल आपके पास में नहीं होती है, तो उस केस में प्रोडक्टिविटी है वो लो रहती है। और सेम चीज़ अप्लाई होती है आपके एग्रीकल्चर पे। आज भी वही ट्रेडिशनल कल्टीवेशन का काम होता है, फसलों की कटाई भी ट्रेडिशनल तरीके से होती है, तो उससे प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। फिर नेक्स्ट आता है इसमें स्लो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, धीमा औद्योगिक विकास। कोई भी कंट्री है उसमें 3 सेक्टर में यहाँ पे इकोनॉमी को डिवाइड करा जाता है मेनली। आजकल तो 5-6 सेक्टर्स में भी इसको डिवाइड करने लग गए। एक आपका जो प्राइमरी होता है जिसमें एग्रीकल्चर भी हो गया और अलाइड एक्टिविटीज़, माइनिंग सेक्टर्स हो गए। फिर इंडस्ट्री होता है, एक सर्विस सेक्टर होता है। इंडिया में इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो पिछले काफ़ी टाइम से कई बार तो नेगेटिव भी रहती है, और फिर रिसेंटली आपके कोविड की वजह से इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें एक टाइप से लॉकडाउन था तो वो बंद रही, उसकी वजह से उनका प्रोडक्शन है वो और ज़्यादा कम हो जाता है। तो इसमें भी स्लो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट देखने को मिलता है, जो एक टाइप से कंट्रीब्यूशन इसका ऑलमोस्ट 28% होता है इंडियन जीडीपी में।
तो वो कम होता है तो डेफिनेटली इंडिया की जो नेशनल इनकम है वो भी कम हो जाती है। फिर एक फैक्टर आता है आपका इन्फ्लेशन का या प्राइस इंक्रीमेंट का या मुद्रास्फीति का। हालांकि इंडिया जैसे कंट्रीज है उसमें ऑलमोस्ट 2 to 5% का इन्फ्लेशन है वो बेटर माना जाता है, यानी इतना होना ऑलमोस्ट आपकी इकोनॉमी के लिए कंपलसरी होता है। लेकिन लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था इंडिया में 7.41% आपकी इन्फ्लेशन रेट है, मूल्य वृद्धि दर है या मुद्रास्फीति है, तो वो है कहीं ना कहीं डिस्टर्बिंग फैक्टर होता है। ज़्यादा प्राइसेस बढ़ जाती है तो जो इंडिया की पुअर पॉपुलेशन है वो प्रोडक्शन कम कर देती है, कंजम्पशन कम कर देती है, और जैसे ही कंजम्पशन कम होता है डिमांड कम होती है, प्रोडक्शन कम होता है और अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और लास्ट जो इसमें फैक्टर आता है वो आता है पॉपुलेशन का, जनसंख्या का, और ये हमें किसी से नहीं छुपा हुआ। ऑलमोस्ट 137 करोड़ की इंडिया की पॉपुलेशन है, रिसोर्सेज अपने पास में है बट उनको अपन प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। रीजन बीइंग अपने पास में कैपिटल की एक तो वीकनेस रहती है, एक आपके पास में मशीनरी या लेटेस्ट टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी है उसकी प्रॉब्लम रहती है। फिर भी इंडिया की पॉपुलेशन है उसे ओवर पॉपुलाइज माना जा सकता है कुछ पार्ट पे। हालांकि आप कंप्लीट रिसोर्सेज को ठीक से यूटिलाइज करें तो ओवर पॉपुलाइज्ड कंट्री में इंडिया नहीं आएगा, बट करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग इंडिया की पॉपुलेशन रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है, तो ये भी एक बड़ा रीजन बन जाता है आपकी इकोनॉमी में या फिर नेशनल इनकम की स्लो ग्रोथ का। तो आज के इस वीडियो में 3 चीज़ें हम लोगों ने देखी हैं। एक तो जो एनएनपी है उसके प्लान वाइज और लास्ट ईयर के कंपेरेटिव डेटा, दूसरा आपकी सेविंग और कैपिटल फॉर्मेशन रेट्स हैं वो 2011-12 का 19-20 से कंपैरिजन करके देखा है, हाउस होल्ड, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर का और टोटल का, और एक इंडिया की जो नेशनल इनकम है उसमें स्लो ग्रोथ के क्या रीजन्स हैं। इसके साथ में ये चैप्टर यहाँ पे 2 कंप्लीट हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।